नमस्कार, हिस्ट्री अब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूपी आरओ की जो परीक्षा की तिथि है वो घोषित हो चुकी है। 11 फरवरी को एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हुआ है। अगर कोई विषम परिस्थितियां नहीं हुई तो ये जो तिथि घोषित की गई है, इस तिथि पर निश्चित तौर से परीक्षा होगी। तो आपके पास अब समय सीमा है, उसी समय सीमा के अंतर्गत आपको अपनी तैयारी करनी है। तो आपकी तैयारी में किसी भी तरह की कोई अड़चन ना आए, किसी भी तरह की कोई समस्या ना रह जाए, उसके समाधान हेतु एक सीरीज चलाई जा रही है, जो कि विशेष रूप से यूपी आरओ को ध्यान में रख कर के सीरीज लाई जा रही है। और इस सीरीज में आपको चैप्टर वाइज कंटेंट मिलेगा इतिहास विषय से संबंधित। अभी ये आधुनिक भारत का इतिहास आप देखेंगे और इसमें जैसा कि प्रारंभ होता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन से, तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के हम लोग एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे और कहीं पर किसी भी तरह का डाउट आप लोगों के दिमाग में नहीं रह जाएगा। और ये क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से हम लोग बिल्कुल व्याख्यात्मक ढंग से सॉल्व करेंगे और आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार, समयानुसार, समझने के अनुसार जो वीडियो है उसकी स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप जुड़े रहिए चैनल से। चैनल पे और भी जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ सकते हैं। संवैधानिक विकास की डिटेल थ्योरी क्लास पड़ी हुई है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो जो कंटेंट पढ़ा हुआ है, तो इतिहास विषय से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वहाँ आपको कोई समस्या नहीं होगी अगर एक बार आपने ये इन क्वेश्चंस को देख लिया। क्योंकि हमारी जो कोशिश रही है वो यही रही है कि अगर आप एक बार पढ़ लें तो वो लंबे समय तक चीज़ें आपको याद रहें, आपके दिमाग से विस्मृत ना होने पाए। इसी को ध्यान में रख करके आप चयनित हो, आपका चयन सुनिश्चित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये सेशन प्रारंभ किया जा रहा है। तो देखते हैं सेशन संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? वास्को डी गामा आपको मालूम है ये पुर्तगाली था और ये कब आया कालीकट पर? ये आपको बताना है। 1350 है, 1498 है, 1530 है या फिर 1612। तो कब आया था ये? तो ये आया था 1498 ईस्वी में। और कहाँ पहुँचा था? कालीकट पे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन नीली जल योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? अल्मेडा है, अल्बुकर्क है, डुप्ले है, रॉबर्ट क्लाइव है। देखिए, डुप्ले तो फ्रांसीसी है, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज था। अल्मेडा और अल्बुकर्क ये दोनों पुर्तगाली हैं। और तो यहाँ पर जो ब्लू वाटर पॉलिसी है ये पुर्तगाली के द्वारा ही चलाई गई थी और ये थी अल्मेडा के द्वारा चलाई गई थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी से जो संबंधित है वो है अल्मेडा। दी अल्मेडा पूरा नाम इनका लेकर के आता है। तो दी अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी या नीली जल योजना से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले थे तो किसके द्वारा? ये सभी यूरोपियों के नाम दिए हुए हैं। तो कौन से यूरोपीय हैं जिसने सबसे पहले भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किए और किस काल की बात हो रही है? मध्यकाल की बात हो रही है। डच है, अंग्रेज है, फ्रांसीसी हैं या फिर पुर्तगाली? तो ये है पुर्तगाली, क्योंकि भारत में जो यूरोपीय सबसे पहले आए हैं वो हैं पुर्तगाली, जो कि मध्यकाल में आए हैं। और ये कब आए थे? 1498 में आए थे। और अगर बात करें 1498 में कौन आया था, तो 1498 में 20 मई 1498 को जो आए थे वो थे वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा कहाँ पे पहुँचे थे? वास्को डी गामा पहुँचे थे कालीगढ़ पे। इसकी डेट भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आपको डेट भी मालूम होनी चाहिए कि कब आए थे। 20 मई 1498 को पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली भारत आए थे। और कौन आया था पुर्तगालियों में? वास्को डी गामा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, पुर्तगाली। नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? जब पुर्तगाली भारत में आए तो सबसे पहले वास्को डी गामा आया। उसने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे नए समुद्री मार्ग की खोज की। फिर जो कालीकट का जो उस समय जो शासक था जमोरिन, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। और जो पुर्तगाली व्यापारी जो थे, इन्होंने भारत में कोठियाँ स्थापित करनी शुरू कर दी। अब ये कोठियाँ जब स्थापित की तो जाहिर सी बात है उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था करनी थी। तो इस क्रम में 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, जो अल्मेडा है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, ये ही भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर बन करके आया। तो इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा है, प्रथम वायसराय कौन था? तो ये थे अल्मेडा, फ्रांसिस दी अल्मेडा पूरा नाम है इनका।
तो यही भारत में पुर्तगालियों के प्रथम वायसराय या गवर्नर बन करके आए। और इन्हीं के साथ में जुड़ी है ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया? अभी आपसे चर्चा की कालीकट में किसने स्वागत किया था, तो ये जमोरिन जो वहाँ का शासक था, उस शासक की जो उपाधि थी वो थी जमोरिन, तो जमोरिन ने ही इनका स्वागत किया था। कई बार ये पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत में कहाँ आया था, और उसमें दिशाओं के हिसाब से दिया होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पश्चिमी तट पर आया था। तो इस प्रश्न का जवाब है सी, जमोरिन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सूची दी गई है, 2 सूचियाँ हैं और उनमें एक तरफ कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित देशों के नाम दिए गए, और इसमें सही सुमेलित कर सही उत्तर का चयन करना है। तो देख लेते हैं, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ से संबंधित है? वास्को डी गामा संबंधित है पुर्तगाल से। ए के साथ में 2 हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस कहाँ से संबंधित है? ये है स्पेन से संबंधित। कैप्टन कुक, ये ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है, 3 हो जाएगा। 1 मिनट, कैप्टन कुक के साथ में हो जाएगा 4। और तस्मान, ये हॉलैंड से संबंधित है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ए के साथ 2, ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ 4 और डी के साथ 3। 2 1 4 3 ये बी विकल्प में आ रहा है और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। निम्न यात्रियों में से कौन सा एक पुर्तगाली नहीं था? अब यहाँ पर 4 यात्रियों के नाम दिए गए हैं जो कि मध्यकालीन भारत में आए थे, और इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा एक पुर्तगाली नहीं था, ये आपको बताना है। बरबोसा, ये भी पुर्तगाली था, कृष्णदेव राय के समय आया था। डोमिंगो पायस, ये भी पुर्तगाली था। फर्नाओ नूनेज, ये भी पुर्तगाली था। पीटर मुंडी, पीटर मुंडी ये पुर्तगाली नहीं था बल्कि ये इंग्लिश था, यानी अंग्रेज़ था। और यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि जो पुर्तगाली नहीं था, तो पीटर मुंडी पुर्तगाली नहीं था बल्कि ये अंग्रेज था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, जब भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए तो जो पहला गवर्नर और वायसराय बनाया गया वो बनाया गया था द अल्मेडा को। लेकिन अल्मेडा के बाद जब अल्बुकर्क आता है तो अल्बुकर्क के काल में ही जो पुर्तगाली सत्ता होती है, पुर्तगाली शक्ति होती है, उसका विस्तार होता है भारत में। तो इसीलिए पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अल्बुकर्क को। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो अल्बुकर्क है इसी को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। क्या आपको चयन करना है? असत्य कथन का। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि क्या असत्य है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। गोवा पर कब्जा तो किया था, लेकिन क्या 1499 में किया था, ये आपको देखना है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। अब बताइए इसमें कि कौन सा कथन है जो कि असत्य है। तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया था, बल्कि कब किया था? ये किया था 1510 में। और यहाँ पे दिया है 1499, तो 1499 में नहीं बल्कि कब हुआ था? 1510 में हुआ था, इसलिए यही असत्य हो जा रहा है। शेष तीनों कथन सत्य हैं, बस जो आपका असत्य है वो एक कथन असत्य है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर सर्वप्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों ने जो दुर्ग निर्माण किया है सबसे पहले किस स्थान पर किया? जब इन लोगों ने, देखिए, जब कोई व्यापार करता है तो अपने व्यापार के लिए सुरक्षा भी करने का प्रयास करता है, तो उसी तरह से अपने व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए दुर्ग का निर्माण किया। तो वो कहाँ किया गया था? पहला दुर्ग बनाया गया था, वो बनाया गया था कोचीन में। और ये अक्सर पूछे जाते हैं कि किसने कहाँ पे दुर्ग बनाए, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, पुर्तगालियों का कोचीन है, अंग्रेजों का पहला जो है वो सूरत है, फ्रांसीसियों का भी पहला सूरत है। पुर्तगालियों की बात की जा रही है तो ये कोचीन में बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित की? यानी सबसे पहले भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र
किसने स्थापित किए, किस यूरोपीय शक्ति ने? अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी हैं, डच हैं, पुर्तगाली। तो निश्चित तौर से जो पहले आए थे उन्होंने ही स्थापित किए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, पुर्तगाली। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल की निम्न फैक्ट्रियों में से कौन सी एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो जितनी भी फैक्ट्रीज नीचे दिखाई दे रही हैं ये सभी यूरोपियों के द्वारा स्थापित की गई थी और ये बंगाल में स्थापित थी, बंगाल के ही ये स्थान है। तो इनमें से पुर्तगालियों द्वारा कौन सी स्थापित की गई थी? बांदेल है, चिंसुरा है, हुगली है, श्रीरामपुर है। तो कौन सी है? तो ये है हुगली। तो हुगली ही बंगाल में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई फैक्ट्री थी। श्रीरामपुर ये जो है ये डेनिश का प्रमुख केंद्र था। और चिंसुरा की बात करें तो चिंसुरा जो है ये डचों की फैक्ट्री थी। तो चिंसुरा में डचों की फैक्ट्री थी, श्रीरामपुर में डेनिश की फैक्ट्री थी। और जहाँ तक बात है कि पुर्तगालियों की फैक्ट्री, तो ये हुगली में थी। नेक्स्ट देखते हैं, पांडिचेरी जिसे वर्तमान में अब पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब ये जो भी कथन दिए गए हैं ये सभी पांडिचेरी या पुडुचेरी के बारे में ही है। पहला, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो अब आपको इसमें बताना है जो सही है, आपको सही कथन का विचार करना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये बिल्कुल सही है। और फिर आता है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली जो दूसरी शक्ति थी वो फ्रांसीसी है। तो दूसरी व्यापारिक शक्ति फ्रांसीसी नहीं थी बल्कि कौन थे? वो डच थे। तो इसलिए ये कथन जो है आपका गलत हो जा रहा है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये कथन भी गलत है, क्योंकि जो अंग्रेज हैं इन्होंने भी जब 1793 में इस पर कब्जा कर लिया था। तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने कभी कब्जा नहीं किया था। तो 1793 में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया था और इस तरह से ये भी कथन आपका गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पर केवल एक सही है, केवल एक सही, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, केवल एक। नेक्स्ट देखते हैं, हुगली को समुद्र की खाड़ी में लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को समुद्र की खाड़ी में लूटपाट की बात आ रही है, तो किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली में जिसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी तो निश्चित तौर से उसी ने अड्डा बनाया होगा। और किसने फैक्ट्री वापस स्थापित की थी? तो वो की थी पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगालियों ने ही हुगली को लूटपाट का अड्डा बना रखा था। और इसी क्रम में आप देखते हैं आगे चल करके औरंगजेब पुर्तगालियों को वहाँ से बाहर भी निकालता है, क्योंकि जो कुछ जहाज़ हैं जिनको लूटता है, तो मक्का जाने वाले जहाज़ थे वो। तो इस तरह से इन्होंने वहाँ पर हुगली को समुद्री लूटपाट का एक अड्डा बना लिया था। निम्न में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कलकत्ता का संस्थापक। चार्ल्स आयर हैं, जॉब चार्नक हैं, गेराल्ड अंगियार हैं, विलियम नॉरिस हैं। कौन है कलकत्ता का संस्थापक? तो कलकत्ता के संस्थापक हैं जॉब चार्नक। इन्हीं के द्वारा कलकत्ता की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? प्रथम नगर निगम की बात हो रही है। तो प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था मद्रास में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है बी, मद्रास। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आधुनिक भारत का ये पहला नगर निगम था और इसकी स्थापना हुई थी 1688 में। 1688 में भारत में, आधुनिक भारत में पहला नगर निगम बना था। कहाँ बना था? मद्रास में। आपको स्थान भी याद रखना मद्रास और डेट भी याद रखनी है 1688। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? तो जब व्यापार करने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी बनाई कि कई कंपनियों ने मिल करके उसमें पूंजी अपनी इन्वेस्ट की और इस तरह से भारत के साथ व्यापार करना प्रारंभ किया। तो कौन है जिन्होंने संयुक्त पूंजी का इस्तेमाल किया? वो है डच। डचों ने ही संयुक्त पूंजी कंपनी प्रारंभ की थी। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है निम्न कथनों में से एक सही है, यानी कि 3 कथन इसमें गलत हैं या सत्य हैं, कि कोई एक कथन है जो कि सही है और आपको उसी सही कथन की पहचान करनी है। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। सही है, नहीं सही है? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग
नहीं था। तो आपको यहाँ पे बताना है वो कथन जो कि सही है। तो देखिए, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ये कथन बिल्कुल सही है और यही कथन सही है। शेष सभी कथन असत्य हैं, गलत हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज। जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी सफलता का क्या राज था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। तो बिल्कुल ये सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे उसकी सेवा में लग जाते थे, ये भी सही है। और राष्ट्रीयता जैसी भावना तो थी ही नहीं, सभी क्षेत्रीय अपने व्यक्तिगत हितों से ओतप्रोत थे। तो इसलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो ये उपर्युक्त तीनों, क्योंकि ये तीनों ही कारण थे जिनकी वजह से ब्रिटिश जो है ये भारत में सफल हो पाए। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, उपर्युक्त तीनों। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो कौन सी ब्रिटिश कंपनी थी जिसे सबसे पहले भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है। तो कौन सी वो कंपनी थी जिसे सबसे पहले मिला था? तो ये मिला था, इस कंपनी का नाम था लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी ही भारत के साथ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने वाली पहली कंपनी थी। ये नाम आपको याद रखना है। और ये जो प्रश्न है ये पूछा गया प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? जिस समय लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत में कौन बादशाह था? तो ये आपको बताना है। और आपको मालूम है कि कब गठन हुआ था? तो गठन हुआ था 1600 में। और 1600 में जो शासक था वो कौन था? वो था अकबर। 1605 में इनकी मृत्यु होती है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था वो कौन था? अकबर। नेक्स्ट देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अभी यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात हो रही है, अब यह है कि सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो किसके काल में? अकबर हैं, जहांगीर हैं, शाहजहां हैं, औरंगजेब हैं, ये कौन है इसमें से? ये आपको बताना है। तो जो जहांगीर हैं, जहांगीर के समय ही आप देखते हैं 1611 में मछलीपट्टनम में पहला कारखाना स्थापित करते हैं। हालांकि ये अस्थायी कारखाना होता है लेकिन स्थापित करते हैं। तो उस समय कौन शासक है? उस समय शासक है जहांगीर। और आगे चल करके 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करते हैं, और जो कि इनका स्थायी कारखाना या स्थायी फैक्ट्री होती है। तो उस समय भी कौन शासक है? जहांगीर ही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी। जहांगीर के काल में अंग्रेजों ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में कारखाना स्थापित किया। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली? अभी आपसे चर्चा की कि उस समय जहांगीर ही शासक था। तो कहाँ खोली थी? सूरत में खोली थी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, सूरत। किस अंग्रेज अधिकारी ने अंग्रेजों को स्वाली नामक स्थान पर हराया? किस अंग्रेज अधिकारी ने, यहाँ पर अंग्रेजों नहीं होगा, यहाँ पर होगा पुर्तगालियों को। तो एक मिनट इसको करेक्शन कर देते हैं यहाँ पर। तो ये अंग्रेजों नहीं है, ये है पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम होना चाहिए। तो जिन्होंने हराया था वो थे थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट के द्वारा ही हराया गया था। और हम यहाँ पे ये करेक्शन कर दे रहे हैं। तो पुर्तगालियों को हराने वाले थे थॉमस बेस्ट। और इसी वजह से जब ये पुर्तगालियों को हरा देते हैं तो जहाँ 1611 में परमिशन नहीं मिलती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना कारखाना खोलने की, नहीं 1613 में परमिशन मिल जाती है जहांगीर के द्वारा। क्यों? क्योंकि जब पहले 1611 में कंपनी को कारखाना खोलना था तो पुर्तगालियों के द्वारा और जो गोरा व्यापारी थे गुजरात के, उनके द्वारा विरोध किया गया था। लेकिन जब पुर्तगालियों को हरा दिया गया स्वाली नामक स्थान पर, तो उसके बाद जो मुगल सम्राट था जहांगीर, उसको भी लगा कि नहीं, अंग्रेज शक्तिशाली हैं और इनको कंपनी का कारखाना खोलने की सहमति, उनकी परमिशन दे देनी चाहिए। तो
तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है थॉमस बेस्ट, और शेष जो चर्चा है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो जाहिर सी बात है 1613 में कहाँ उन्होंने कारखाना स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया था, यही प्रारंभिक दौर था। आगे चल करके पुर्तगालियों से इन्हें बम्बई मिल जाती है दहेज में। तो इस तरह से सूरत जो है, सूरत थी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी प्रारंभिक दौर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? यहाँ पर पूछा जा रहा है ना, बम्बई किससे लिया था? तो बम्बई के साथ देखिए सीन क्या होता है, जो ब्रिटिश कंपनी है तो ये पुर्तगालियों से लिया था। इसका सही जवाब तो पुर्तगालियों से लिया है, लेकिन क्या सीन था इसके पीछे का? 1661 में जो इंग्लैंड के सम्राट होते हैं चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह होता है जो पुर्तगाल की राजकुमारी है कैथरीन। तो कैथरीन से जब उनका विवाह होता है तो पुर्तगालियों ने बम्बई चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया था। मतलब भारत का एक क्षेत्र है, एक यूरोपीय शक्ति उस पर कब्जा कर ले रही है और दूसरी यूरोपीय शक्ति को उसको दे रही है दहेज में। क्या नीति चल रही थी? तो लेकिन जो भी है, तो वो चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया, और आगे चल करके 1668 में यही जो बम्बई है, ये बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है और मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। तो यहाँ पर मिला तो इनको किराए पर था, लेकिन यहाँ पर किससे मिला था? चार्ल्स द्वितीय से मिला था। लेकिन यहाँ चार्ल्स द्वितीय को किससे मिला था? वो पुर्तगालियों से मिला है। तो निश्चित तौर से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पुर्तगालियों से। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किससे मिला था? पुर्तगालियों से मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का जो अधिकार है ये स्थापित हुआ था 1797 में। और एक मिनट, ये स्थापित हुआ था 1797 में। डी इस प्रश्न का सही जवाब है 1797 में। और आपको बताएं, ये जो प्रश्न है ये भी जो प्रीवियस परीक्षा हुई थी यूपी आरओ की 2021 वाली, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? तो हमने बताया था ना कि जो लूट करते थे ना, हुगली का जो तट था, हुगली जो क्षेत्र बना रखा था, वहाँ से वो समुद्र में लूटपाट करते थे। तो उसी के क्रम में जो सर जॉन चाइल्ड हैं, इनको औरंगजेब ने भारत से निकाल दिया था, क्योंकि जो मक्का जाने वाले कुछ हज यात्री थे उनको बंदी बना लिया था सर जॉन चाइल्ड ने। तो सर जॉन चाइल्ड को ही भारत से निकाल दिया था औरंगजेब ने। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? पहला, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता। तो बिल्कुल अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता तो थी, लेकिन क्या यह तत्कालिक कारण था? इसको देखना है। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ये भी कारण था। कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, ये भी कारण था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? तात्कालिक कारण। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण, बिल्कुल अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण जो है ये ही तात्कालिक कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सूची दी हुई है। एक तरफ युद्ध दिए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित संधियाँ दी हुई हैं। तो इसमें आपको मिलान करना है कि कौन किसके साथ संबंधित है। तो देख लेते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद में कौन सी संधि हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद जो संधि हुई थी वो हुई थी एक्सलसेपल की संधि, यानी ए के साथ में हो जाएगा 4, ए के साथ 4 हो जाएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसके साथ में हुई थी पेरिस की संधि, तो यहाँ पर बी के साथ हो जाएगा 1। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है ये अनिर्णायक रहा था, इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया था, तो सी के साथ हो जाएगा 3। और डी प्रथम मैसूर युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी और ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। तो डी के साथ हो जाएगा 2। 4132, 4132 ये सी विकल्प में जा रहा है और यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा 4132। नेक्स्ट देखते हैं, और ये युद्ध और संधि
ये इंडिविजुअल भी पूछे जाते हैं, मैच करने को भी पूछे जाते हैं, या इस तरह से पूछा जाए कौन सही सुमेलित नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है। आप जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है और बहुत प्रबल संभावना है यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अब फिर से यहाँ पर युद्ध दिए गए हैं, अब यहाँ पर दिए जा रहे हैं युद्ध के वर्ष, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 टू 1748 बिल्कुल सही सुमेलित है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 टू 1752 नहीं, ये गलत है, 1750 नहीं है, ये 1749 टू 1754 तक चला था, तो यहाँ पर यही गलत हो जा रहा है, ये गलत हो जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है जो सही सुमेलित नहीं है। और भी देख लेते हैं, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 टू 63 बिल्कुल ये सप्तवर्षीय युद्ध था, तो यहाँ पर ये भी सही है। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 बिल्कुल, जो अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण था, अहमद शाह अब्दाली का जो युद्ध था, तो मराठों और अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ था 1761 में, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है बी, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है ये 1749 से 1754 तक चला था, ना कि 1750 से 1752 तक, तो यही प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति प्रारंभ की। तो कौन सा यूरोपीय था जिसके द्वारा इस तरह की नीति शुरू की गई थी कि जो भारतीय हैं मतलब दूसरे के झगड़े में भाग लो और अपना फ़ायदा कर लो। तो कौन है वो? तो ये है डुप्ले। डुप्ले ने ही इस तरह की नीति का प्रयोग किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, डुप्ले। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? अभी आपको बताया था अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ने ही अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। तो फ्रांसीसियों ने भी जो अपना पहला कारखाना लगाया था वो लगाया था सूरत में। और अगर बात करें तो जो फ्रांसीसी कंपनी है तो इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 1664 में हुई थी और 1668 में इन्होंने अपने कारखाने की स्थापना की थी सूरत में। तो सूरत में इन्होंने अपना कारखाना कब बनाया था? 1668 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो यहाँ पर जो चार नाम दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक था। फ्रांसीसी कंपनी की बात हो रही है। रिशलू हैं, मजारे हैं, कोलबर्ट हैं और फ्रैंको मार्टिन है। तो कोलबर्ट हैं, कोलबर्ट के द्वारा ही 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और अगर बात की जाए इसके नाम की तो इसका नाम था कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस। तो ये इस कंपनी का नाम था, हालांकि ये नाम पूछा नहीं जाता है, बस देश इंडेस ध्यान रखिएगा। कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस ये इस कंपनी का नाम था। और अगर पूछा जाए कि कौन सा सम्राट था फ्रांस में उस समय, तो लुई 14वें के शासनकाल में ब्रिटिश फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सम्राट था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, कोलबर्ट के द्वारा फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी और उसे ही फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक यूरोपीय शक्ति स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे बाद में गई? अब यहाँ पर जब प्रश्न ऐसा पढ़ें तो बहुत ध्यान रखें कि क्या पूछा जा रहा है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे बाद में गई, स्वतंत्रता के बाद नहीं, सबसे बाद में कौन गया है? पुर्तगाली। जो सबसे पहले आए थे वही सबसे बाद में गए हैं। लेकिन यहाँ पे पुर्तगाली गए हैं स्वतंत्रता के बाद गए हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है स्वतंत्रता पूर्व सबसे बाद में कौन गया है? तो ये फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसी ही स्वतंत्रता पूर्व सबसे बाद में गए हैं। ये तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, फ्रांसीसी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? तो किसने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है ये आपको बताना है। वारेन हेस्टिंग्स है, टी.वी. मैकाले हैं, लॉर्ड क्लाइव हैं, हेनरी डुनास हैं। तो किसके द्वारा ऐसा कहा गया है कि मतलब ये जो कंपनी है यहाँ सब कुछ ही असंगत है, तो इसमें क्या असंगत की बात की जाए? तो वारेन ये जो कहने वाले हैं ये हैं टी.वी. मैकाले। टी.वी. मैकाले के द्वारा ही ये स्टेटमेंट दिया गया था कि
कंपनी के बारे में ये कमेंट किया था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है। प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सला-चेपल जो संधि हुई थी, जबकि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसके बाद जो संधि हुई थी एक्सला-चेपल की 1748 में, उसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है या सही है? इससे प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। बिल्कुल, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्सला-चेपल संधि के द्वारा ही होती है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। बिल्कुल, मद्रास पे जो फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था वो अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। तो ये दोनों सही हैं, दोनों सही। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। और यहाँ पर आकर के इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ टॉपिक में कहीं कुछ छूट गया है या कोई आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। आपकी क्वेरी कंसिडर की जाएगी और आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य ही दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। और अगला जो सेशन रहेगा वो रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। उसमें हम लोग बंगाल के नवाब के क्रम में मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां, सरफराज सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, ये सब पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ है और जो आपका इलाहाबाद की दोनों संधियाँ हुई हैं, इन सब से संबंधित जो भी प्रश्न हो सकते हैं, जो पूछे जा चुके हैं, जो प्रबल संभावना है पूछे जाने की, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए तैयारी में जोर शोर से और सिलेक्शन निश्चित करिए अपना। यही शुभकामनाएं हैं हमारी। थैंक यू।